हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में। आज हम लोगों का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आज हम लोग उसे ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान का और हमारे व्यक्तित्व का अति महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। क्योंकि अगर ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार न होता तो व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए इसे हम लोग इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार। आज हम लोगों का चैप्टर है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो आज का चैप्टर को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? और ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हाल ही में बिहार दरोगा का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड अगर पॉलिटी का प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें मौलिक अधिकार से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। और इसकी चर्चा कितना में है? तो इसकी चर्चा भाग 3 में की गई है। भाग 3। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा कितने में की गई है? तो संविधान के भाग 3 में की गई है। अगर अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चर्चा किसका है? मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का अगर पूछ दे कि संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। और अगर भाग पूछे तो भाग 3 में मौजूद है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो जो एक जो घटा, वो कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के आधार को या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। तो मौलिक अधिकार भाग 3। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो भाग कितना में गया और अनुच्छेद कितना में गया, तो इसका भी वर्णन हम लोग जानेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को भाग 12, पहले भाग कितना में था? तो पहले भाग 3 में था और अब कितना में कर दिया गया? तो भाग 12 में कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को
भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णन है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं, और जो एक हटाया गया तो वो कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर किस में रखा गया? तो कानूनी अधिकार में रखा गया है। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत किया गया। इसे ध्यान रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। इसे ध्यान रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं उसे हम लोग आज जरूर जानेंगे। तो पहला है समता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका ट्रिक है, इसे ध्यान रखेंगे। ट्रिक हम बता ही देते हैं। समस्त में हो जाता है समता का अधिकार। क्या हो जाता है? समता का अधिकार। समता का अधिकार हो जाता है। और समस्त में स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। और शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है। और संस्कृति शोध में शो से हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ध से हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति से हो जाता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला शुरुआत करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब 14 से 18 तक में कौन कौन है उसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहला आ जाता है अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ तो बोला था कि 12 से 35 तक है, तो 12 और 13 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में विस्तृत वर्णन दिया गया है। और अनुच्छेद 14 से समता का अधिकार का शुरुआत होता है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में आते हैं। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कानून के समक्ष सभी लोगों का, भारत के प्रत्येक नागरिकों को विधि के समक्ष समानता। कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई ये सब कुछ नहीं। हमारे संविधान के अनुसार ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बस हम लोग बराबर हैं। कोई बड़े व्यक्ति गलती करे, अमीर कोई गलत करे, या फिर कोई निर्धन या कोई गरीब गलत करे, सबके लिए एक कानून है और एक ही सजा का प्रावधान है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर अगर कोई व्यक्ति भारतीय है और
उसे अगर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है। ये हमारे संविधान कभी नहीं ये सिखाता और ये कभी नहीं वर्णित करता है कि किसी भी जाति का अवहेलना करना, धर्म का अवहेलना करना या लिंग का, जन्म स्थान के कारण अवहेलना करना, ये कभी नहीं कहता है। तो अनुच्छेद 15 में वर्णन है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 में रोजगार में समानता क्या है? रोजगार में समानता है, यानी रोजगार में कोई मतलब कोई भी व्यक्ति अपने काम को कर सकते हैं, कहीं भी जाकर कर सकते हैं। यहाँ से मुंबई जाएं, गुजरात जाएं, अहमदाबाद जाएं या कहीं भी जाएं, सभी जगह वो अगर भारतीय हैं वो व्यक्ति तो कहीं भी जाकर इंडिया में वर्क कर सकते हैं। रोजगार में समानता का अधिकार है उन्हें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या फिर कोई बड़े व्यक्ति अगर छुआछूत का उल्लंघन या फिर छुआछूत को मानते हैं तो ये गलत है। छुआछूत का अंत हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है, कोई छुआछूत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब यहाँ हम समझते हैं उपाधियों का अंत यानी क्या। तो उपाधियों का अंत का मतलब है जैसे पहले राजा महाराजा को राजा बोला जाता है, चौधरी बोला जाता था, बड़ा साहब बोला जाता था, बड़ा बाबू बोला जाता था, तो ये सब नहीं चलेगा। ये सब उपाधियों का अंत हमारे संविधान का आर्टिकल 18 कहता है कि ये सब करना गैर कानूनी है। ये सब आप टाइटल नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफिसर है तो वो तो साहब है ही, तो वो संविधान के अनुसार हैं तो उन्हें तो साहब कह ही सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई नहीं लगा सकता अपना उपाधि, तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, नोट यहाँ ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अगर पूछ दे कि भारत सरकार आर्टिकल 18 के तहत पुरस्कार वितरित करती है, जो भी पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, जो भी पुरस्कार हो आर्टिकल 18 के तहत ही पुरस्कार देती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक का वर्णन है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 के क में वर्णन है, क्या वर्णन है? तो बोलने की स्वतंत्रता। तो ये हमारे संविधान जो है बोलने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 के क के तहत, अनुच्छेद 19 के क के तहत हमारा संविधान बोलने का स्वतंत्रता देता है। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो नियमानुसार, जो समाज के अनुसार, जो देश के अनुसार है वो बात ही बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 का बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के का बोलने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है,
प्रेस की स्वतंत्रता देता है, इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 का ख की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 का ख में सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ख में सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 19 का ग की बात करते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का घ, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई रोक ठोक नहीं सकता। किसी का अधिकार नहीं है कि वो हमें इंडिया में कहीं भी जाने से रोक सकता है। ये हमारा संविधान कहता है और हम संविधान की बात को लागू करते हैं। तो अनुच्छेद 19 का घ क्या कहता है? तो भारत में आप कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का अंगा, भारत में कहीं भी आप रहने या बसने की, आप कहीं भी इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं और वहाँ रोजगार कर सकते हैं। ये हमारा संविधान का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 का अंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का च, जो कि निर्वासित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19 का छ, जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। आप अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, आप अपने घर चलाने के लिए या कुछ करने के लिए आपको जीविका उपार्जन की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप इसके लिए पूरी तरह से खुले आज़ाद हैं। आप कहीं भी जीविका उपार्जन जाकर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष संबंधी संरक्षण का अधिकार। अब अगर आप कोई अपराध किए हैं, तो जब तक आप दोषी नहीं ठहराए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तब तक आपको वो पुलिस अधिकारी आपको संरक्षण देगा। क्या देगा? संरक्षण देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राणों एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपको कोई चीज़ का ज़रूरत है और जैसे मान लिया जाए कि आपको अगर कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं से पानी, किसी के पास, कोई व्यक्ति के पास पानी अधिक मात्रा में वो स्टोर कर रखा है, तो आप उससे पानी मांग सकते हैं या मांगकर आप अपने प्राण को बचाने के लिए ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता देता है, आप उनसे पानी मांग सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 कहता है बंदी के समय संरक्षण। अगर आपको न्यायालय के द्वारा, अगर आप दोषी ठहराए गए, आपको बंदी कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो उस समय भी संरक्षण दिया जाएगा। बंदी के समय संरक्षण दिया जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 22 से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है, तो ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम पर रोक,
मानव व्यापार पर यहाँ रोक होना चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। व्यापार व्यापार पर रोक। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, बाल मजदूरी पर। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 कहता है बाल मजदूरी पर रोक, और अनुच्छेद 23 मानव व्यापार पर, देह व्यापार पर रोक। देह व्यापार या जो फिर किडनैपिंग वगैरह वो सब पर रोक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये हमारे संविधान देता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत आप किसी भी रिलीजन को मानने के लिए आप फ्रीडम हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक संस्था स्थापना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक संस्था की स्थापना करने की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो धार्मिक चंदा पर कोई टैक्स नहीं लेगा कोई। अनुच्छेद 27 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक चंदा पर कोई टैक्स नहीं, धार्मिक चंदा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आप धार्मिक देने पर रोक है। आप धार्मिक एडवाइस नहीं दे सकते हैं, या धार्मिक आप अपने तरफ से नहीं बता सकते हैं। आप देश के ऊपर बताएं, देश के लिए बताएं। धार्मिक रूप से उसे बनाना ठीक नहीं है। सरकारी संस्थानों की बात यहाँ कही जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 28 कहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो अल्पसंख्यकों को आपस में वजूद बनाए रखने की स्वतंत्रता। अगर भारत में कोई अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन्हें आपस में वजूद बनाए रखने की स्वतंत्रता है, उन्हें आज़ादी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता दी गई है। अल्पसंख्यक, जो भी भारत में अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, चाहे जो भी हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी हों, अगर वो अल्पसंख्यक है, लेकिन इंडिया में तो सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू हैं, 80% लगभग, तो ये तो अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं। तो जो अल्पसंख्यक है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना करने की आज़ादी है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 32। ये हमारे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है, बॉडीगार्ड बनाया गया है। हमारे मौलिक अधिकार
का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसे ध्यान रखेंगे। कौन है? हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन करेगा? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो आर्टिकल 32 करेगा। कौन करेगा? आर्टिकल 32 करेगा। 32, अनुच्छेद 32 करेगा। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का आत्मा। क्या बोला है? संविधान का आत्मा कहा है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर मौलिक अधिकार न होता तो लोकतंत्र भी नहीं होता। अगर मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वर्णित नहीं होता तो लोकतंत्र नहीं होता। इससे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 33 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। केशवानंद भारती की पहल के द्वारा कहा गया। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। इसे ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कोई नहीं रोक सकता और कोई नहीं इसे हटा सकता, और ना ही कोई राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, कोई भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को ये किसी को अधिकार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में आम व्यक्ति, आम जनता सीधे सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। वोट देने का अधिकार ये ना समझे कि मौलिक अधिकार है, ये नागरिक अधिकार है आपका। वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार आपका नागरिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 326 कहता है, 326 कहता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़ताल को 1997 ईस्वी में केरल के हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट इसे फिर से लागू कराता है। तो रिट यहाँ ध्यान रखेंगे, न्यायिक आदेश रिट। तो अनुच्छेद 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय का है, और अगर उच्च न्यायालय बोल दे तो उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। इसे ध्यान रखेंगे। हमारे रिट कितने हैं? तो रिट 5 हैं। रिट कितना है? तो रिट 5 हैं। तो पहला हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। पहला क्या आ जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी को कोर्ट में 24 घंटा के अंदर प्रत्यक्ष करने के लिए जारी। बंदी को कोर्ट में 24 घंटा के अंदर प्रत्यक्ष करने के लिए जारी। यानी आप किसी को, कोई भी अपराध में आप पकड़े हैं तो आप उसे 24 घंटा के अंदर अंदर आप उसे क्या कर सकते हैं? कोर्ट जाकर ले जा सकते हैं। जरूरी है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा परमादेश रिट। परमादेश रिट क्या कहता है? तो सरकारी आदमी के नाम पर जारी किया गया आदेश। परमानिट क्या होता है? तो परमानिट क्या होता है? तो परमादेश नीट क्या होता है? सरकारी आदमी के नाम पर
गवर्नमेंट व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया आदेश कौन सा है? परमादेश रिट। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को अपराध में, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, अगर वो व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर कोर्ट पहुंचाने का जिम्मा किनके हाथों होता है? पुलिस के हाथों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट की बात करें तो अधिकार से बाहर कोई काम करने पर, अगर कोई अधिकार के बाहर कोई काम करने पर उस व्यक्ति के नाम जारी किया गया रिट। अधिकार से बाहर अगर कोई काम करने पर उस व्यक्ति के नाम जारी किया गया रिट। इससे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा आ जाता है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट की बात करें तो ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचले अदालत के नाम जारी रिट। ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचली अदालत के नाम जारी रिट। जब निचली अदालत अपने क्षेत्र से, अपने दायरे से बाहर होकर काम करती है तो प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा। किसे? निचली अदालत के नाम से। इसे ध्यान रखेंगे। पांचवा आ जाता है उत्प्रेषण रिट। तो उत्प्रेषण रिट क्या है? तो निचली अदालत को ऊपरी अदालत के द्वारा जारी किए गया रिट क्या कहलाता है? उत्प्रेषण रिट। तो नीचे के अदालत में पेंडिंग मामले को सुलझाने के लिए निचली अदालत के द्वारा ऊपरी अदालत को जारी किया गया रिट। किस कारण से? तो नीचे के अदालत में पेंडिंग मामले को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा चैप्टर जो इतना ही था दोस्तों, जो आप लोगों को हमने बताया। ये आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। आपको ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो आप ज़रूर कॉपियों में लिखेंगे। लिखने से और भी ज़्यादा याद होंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल माध्यम से, अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं दोस्तों, जो कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।